नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। और आज बारी है रूल द रेगुलेशंस। तो रूल द रेगुलेशंस के अंतर्गत हम लोग एक एक करके चैप्टर 4A को कवर कर रहे हैं। और चैप्टर 4A में कवर करते हुए हम लोग मिसब्रांडेड, स्पूरियस, एडल्टरेटेड ड्रग्स को कवर कर चुके हैं। फिर हमने स्टैंडर्ड्स को भी कवर किया, सेक्शन 33 EEC EED। आज मित्रों मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सेक्शन 33F का, और ये डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। फिर बात करेंगे सेक्शन 33G, ये बात करता है गवर्नमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स। तो आइए, जैसा कि हम लोगों का एक तरीका है और ये मेरा 22 साल पुराना तरीका है कि हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स की जब भी इंटरेक्शन करते हैं अपने पीजी पीएचडी स्कॉलर्स के साथ, तो किताब सामने होती है, उसको सभी लोग एक एक करके पढ़ते हैं और फिर उसका इंटरप्रिटेशन होता है। मैं आपसे ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप जो भी ये सुन रहे हैं पीजी स्कॉलर्स, तो वो एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की किताब अगर अपने सामने रखेंगे, और स्पेसिफिकली अगर ईस्टर्न बुक कंपनी की डॉक्टर विजय मलिक की रखेंगे तो और ज़्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि ये बेस्ट बुक है जहाँ तक मैंने तमाम बुक देखी हैं और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 33F क्या कहता है? गवर्नमेंट एनालिस्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट और ए स्टेट गवर्नमेंट मे बी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिस गजट अपॉइंट सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट such person as it thinks fit, having the prescribed qualification to be government analyst for such areas as may be assigned to them by a central government or the state government as the case may be। ये सेक्शन 33F का पहला क्लॉज है। तो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको सरकार ये समझती है कि ये व्यक्ति गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए फिट है, उसको अपॉइंट कर सकती है। और फिर अगली लाइन ये कह देते हैं कि एज पर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। तो वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन टाइम टू टाइम कहीं दी हुई है और कहीं नहीं दी हुई है। बट जनरली गवर्नमेंट एनालिस्ट में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो लोग M.Pharm क्वालिटी कंट्रोल होते हैं, और वही उनकी हायर डिग्री होती है। दे मे बी द PhD बिकॉज दे हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द मेडिसिन। देयरफॉर दे वर्क लाइक दिस। तो एनीवन बाय द गवर्नमेंट एंड द गजट नोटिफिकेशन, सी द इम्पोर्टेंस। इट इज़ नॉट दैट एनीवन जस्ट एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू तो होगा ही होगा, लेकिन किसी को भी अपॉइंट कर दिया गया। गवर्नमेंट इन द गजट नोटिफिकेशन विथ गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अ गजेटेड ऑफिसर, सो एंड इट हैज इट्स ओन वैल्यू। टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट, हाउ इम्पोर्टेंट द गवर्नमेंट एनालिस्ट इज टू मेंटेन द system of the medicine। And when I say system of the medicine, it truly means specifically the quality of the medicine. If the quality will be better, quality will be maintained, quality will be appropriate, certainly the safety and efficacy is the next part. So to be government analyst for such areas as may be assigned in them by the central government or the state government as the case may be। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है। अब एक आप होमवर्क करिए और अपने अपने स्टेट में देखिए कि आयुर्वेद के जो डायरेक्टरेट्स हैं वहाँ गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट हैं कि नहीं है। और फिर ये देखिए कि जो गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपको बहुत दुख होगा, मेरे पास है जानकारी, इसीलिए मैं बस एक सेंटेंस में कह दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट एनालिस्ट के जो अपॉइंटमेंट्स हैं आयुर्वेद में बहुत सारे स्टेट्स में वो अजीब तरीके के हैं।
फिर भी मेरा कार्य फिंगर रेजिंग नहीं है, मेरा कार्य फैक्ट से आपको अवगत कराना है। कहीं कहीं तो गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट ही नहीं है, तो क्या करिएगा फिर? उस राज्य की आयुर्वेदिक ड्रग्स जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनकी क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी? तो ये तमाम समस्याएं हैं हम लोगों के सामने। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फिर अगला एक शर्त लगाई है गवर्नमेंट ने जो अच्छी है, वो कहते हैं क्लास 2 में कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 neither the central government nor a state government shall appoint as a government analyst any official not serving under it without the previous consent of the government under which he is serving। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर एक कोई व्यक्ति, सबसे पहली शर्त है गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट होने के लिए कि वह किसी न किसी गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा हो, और अगर आंध्र प्रदेश की सरकार आंध्र प्रदेश के किसी एम्प्लॉय को तेलंगाना में गवर्नमेंट एनालिस्ट बनाना चाहती है उसके एक्सपर्टाइज को देखते हुए, तो उसको आंध्र प्रदेश सरकार की परमिशन चाहिए। तो अगर आप किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को जो कि दूसरे राज्य के गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और अपने राज्य में उसको गवर्नमेंट एनालिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको उस गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेनी होगी। और यदि वो व्यक्ति आपके ही अंडर में है, सपोज कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है और वेस्ट बंगाल में ही वो व्यक्ति एम्प्लॉय है, तो यू कैन अपॉइंट इजीली। तो एक ये क्लॉज है। और फिर अगला क्लॉज और भी अच्छा है, पढ़ के बताता हूँ आपको। सेक्शन 3 कहता है, नहीं क्लॉज 3 कहता है, नो पर्सन हु हैज एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ एनी ड्रग shall be appointed to be a government analyst under the section। और ये मॉडिफिकेशन हुआ 1983 में। साफ है कि वो कोई भी व्यक्ति जिसका कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो मैन्युफैक्चरिंग में आयुर्वेद के, वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट कई तरीके का हो सकता है। उसकी अपनी कंपनी हो, उसका किसी कंपनी में शेयर हो, उसके घर के लोग कंपनी चलाते हो, उसके घर के लोगों का स्टॉकिस्ट और मार्केट का बिजनेस हो आयुर्वेदिक मेडिसिन का, वो कोई भी व्यक्ति इस तरीके का व्यक्ति गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट नहीं हो सकता। तो टू समराइज दिस, द गवर्नमेंट एनालिस्ट आर द दोज पर्सन्स which must have a prescribed qualification. That prescribed qualification is also vary from state to state, so I am not quoting that. But okay, they have given the prohibition that the prescribed qualification, and that prescribed qualification the central government may appoint, state government may appoint, and intra alia if there is then the prior permission is required and no financial interest, and that person may be appoint government analyst for ASU drugs under the section under the chapter 4A following the section 33F। अब आगे अब आगे आते हैं सेक्शन 33G, इंस्पेक्टर्स। आपने नाम सुना होगा, किसी ज़माने में इंस्पेक्टर राज चला करता था इस देश में, फिर इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया गया। पुराने लोग जानते होंगे, नए बच्चे तो इसको सुने भी नहीं होंगे। एक इंस्पेक्टर राज चलता था, फिर उसमें रिफॉर्म्स आए और उसमें ढेर सारे इंस्पेक्टर्स को जो है लिबरलाइज किया गया। इसको कहते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। चलिए, वो एक अलग विषय है, लेकिन जानना चाहिए। अब यहाँ देखिए कि इंस्पेक्टर साहब क्या करते हैं 33G में, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो लिखती है सरकार, द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मे बी बाई नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट। यही सब है, एज इट थिंक्स फिट, having the prescribed qualification to be inspector for such areas as may be assigned to them by the central government or the state government as the case may be। यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट है, for a area there is a division of area,
जैसे पुलिस इंस्पेक्टर का हल्का बटा होता है, या यूनिवर्सिटीज़ का एरिया बटा होता है कि उसमें सारे कॉलेजेस उसी के होंगे, तो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर साहब का भी एरिया बटा हुआ है। एक एरिया के लिए एक स्पेसिफिक इंस्पेक्टर साहब होंगे, और एज द गवर्नमेंट थिंक फिट, आप समझ सकते हैं। और फिर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, ये भी है। तो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर सेक्शन 33G में अपॉइंट होते हैं। अब उनका काम क्या है? द पावर्स विच मे बी एक्सरसाइज्ड बाय एन इंस्पेक्टर एंड द ड्यूटीज विच मे बी performed by him and the conditions, limitations or restrictions subject to the which such power and duties may be exercised or performed shall be such as may be prescribed. रिपीट कर देता हूं, फिर से सुन लीजिए। The power which may be exercised by an inspector and the duties which may be performed by him and the conditions, limitations or restrictions subject to which such powers and duties may be exercised or performed shall be such as may be prescribed. ये तो बड़ी अजीब बात हो गई कि सब मे भी है, लेकिन नहीं, इस मे को डिफाइन कर दिया गया है। लेकिन जब ये एक्ट बना था, आयुर्वेद में लागू हुआ था चैप्टर 4 से, उस समय तो मे बी ही थी, लोगों को लगा था कि इसको मे बी ही करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब की ड्यूटी और पावर वो होगी जो कि उनकी कंडीशंस, उनकी लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस सब्जेक्ट टू विच, जैसे कि आपको एक जनरल बात बताएं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो उसका उपयोग करते हैं कि गाड़ी का चालान आप अगर रोड पे हैं तो SI से कम का व्यक्ति नहीं काट सकता। कोई भी हेड कांस्टेबल आपकी गाड़ी का चालान नहीं काट सकता। आपकी गाड़ी का चालान काटने के लिए अगर आप वायलेट कर रहे हैं कोई रूल, तो सब इंस्पेक्टर रैंक का आदमी होना चाहिए। फिर एक प्रिस्क्राइब्ड है सब कि किस केस का इन्वेस्टिगेशन डिप्टी SP रैंक का आदमी करेगा, या जुरिडिक्शंस बनी हुई है, हमारे एकेडमिया में भी बनी हुई है कि नहीं, इसका इंचार्ज एक प्रोफेसर ही होगा, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होगा। तो उसके लिए कई पद बने हुए हैं, प्रोफेसर इंचार्ज, तो वहाँ पर प्रोफेसर ही अपॉइंट होता है। तो ऐसे कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो इंस्पेक्टर साहब की भी लिमिटेशंस हैं यहाँ पर, और रिस्ट्रिक्शंस भी है कि आप ये काम नहीं कर सकते आउट ऑफ द बॉक्स जा करके, आउट ऑफ द वे जा करके। तो वो कहाँ लिखी हुई हैं, कैसे हैं, तो उसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है कि मे बी प्रिस्क्राइब। अभी वो प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन उसका भी उपाय कर रखा है। उसका भी उपाय मैं आगे बताता हूँ कि उन्होंने क्या कर रखा है, कॉपी पेस्ट में कर रखा है। हाँ, कॉपी पेस्ट में ये मे बी प्रिस्क्राइब का उपाय कर रखा गया है। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। No person who has any financial interest in the manufacture or sale of any drug shall be appointed to be an inspector under the section. कोई भी व्यक्ति जिसका कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर नहीं अपॉइंट होगा। तो वही बात है, जैसे हम मास्टरों को देना पड़ता है लिख करके क्वेश्चन पेपर बनाते समय कि मेरा कोई भी दूर का संबंधी भी इससे संबंधित नहीं है, मैंने इस विषय पर कोई किताब नहीं लिखी है, मैंने इस विषय पर कोई गाइड नहीं लिखी है, मैंने इस विषय पर कोई कोचिंग में नहीं पढ़ाता हूँ, ये सब हम लोग डिक्लेरेशन देते हैं फ्रेंड्स। अब आप जान लीजिए कि कितने लोग पेपर बनाते हैं और कितने लोगों की किताब उस विषय पर है कि नहीं, कितने लोग कोचिंग में पढ़ाते हैं कि नहीं है, कितने लोग गाइड लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लेकिन पेपर सब बनाते हैं। तो इस तरीके के नियम जो है ना, वो हाथी के दांत वाले, खाने के और दिखाने के और, गवर्नमेंट बनाती रहती है और लोग फॉलो करते रहते हैं कि कोई आपका इंटरेस्ट ना हो। ऐसे में तो आप ढूंढने चले तो कोई मास्टर बचेगा ही नहीं जो क्वेश्चन पेपर बनाए कि उसने किताब भी न लिखी हो, जबकि मास्टर के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस ये मानी जाती है एक टीचर के लिए वो किताब लिखे, और वो अपने सब्जेक्ट की किताब लिख दिया तो वो कहीं क्वेश्चन पेपर ही नहीं बना पाएगा।
तो इस तरीके के नियम सरकार बनाती है और इस तरीके की थॉट प्रोसेस लोग रखते हैं। ईश्वर कल्याण करे सबका। तब चलिए आगे पढ़ते हैं। एवरी इंस्पेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी ए पब्लिक सर्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, and within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code 45 of 8060 and shall be officially subordinate to such authorities is the government appointing him may specify in this behalf. ये important चीज है, आपने सुना होगा, पक्का सुना होगा कि सरकारी सेवक के कार्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार या मुकदमा दायर, तो इस सरकारी सेवक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, और वो चाहे सिपाही जी हो, चाहे वो लेखपाल हो आपके गांव का, या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो, या कोई भी एक सरकारी सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, जो कि मिनिमम लेवल से हाईएस्ट लेवल तक अगर वो अपनी सरकारी ड्यूटी निभा रहा है तो आप उसके कार्य में बाधा डालते हैं तो वहाँ आईपीसी लग जाती है। और आईपीसी मतलब कि कुछ दंडात्मक कार्रवाई, और आईपीसी का सेक्शन 21 लगता है, वही आईपीसी जिसमें कि 302 है, वही आईपीसी जिसमें 420 है, तो उसी आईपीसी की ये धारा लगती है सेक्शन 21 की, कि उसमें ये है कि पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। बिजली का कर्मचारी, अब तो अगर ये सब चीज़ें उनको जब जो एकदम टोटली, देखिए दो चीज़ें यहाँ पर आती हैं कि ऑटोनॉमस बॉडी के जो एम्प्लॉई हैं उनको क्या राइट है, और जो एक गवर्नमेंट कोर डिपार्टमेंट में है उसका क्या राइट है, वो दोनों अलग अलग है। हम यूनिवर्सिटी में हैं, बहुत सारे लोग हमारे जैसे यूनिवर्सिटी में हैं, तो हमारे राइट्स कम हैं इन कंपेरिजन ऑफ द पर्सन्स हु आर अपॉइंटेड थ्रू यूपीएससी। वो बिल्कुल गवर्नमेंट के पक्के पब्लिक सर्वेंट हैं, वी आर नॉट। हम लोग ऑटोनॉमस बॉडी के लोगों के पास उतना पावर नहीं है। अरे मैं तो आपको इतना तक बता दूं और आपको आश्चर्य होगा कि आप और हम जो प्रोफेसर्स हैं हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अटेस्ट नहीं कर सकते लीगली, लेकिन जनता के मन में ये भावना है कि अरे भाई प्रोफेसर है, कर सकते हैं, क्योंकि वो कलर भी नहीं जानता है कि हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है। हम ऑटोनॉमस बॉडी के एम्प्लॉई हैं, और ऑटोनॉमस बॉडी के एम्प्लॉई को बहुत सारे राइट्स नहीं हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट को है, जो कि थ्रू गवर्नमेंट के कमीशन, डिफरेंट कमीशन से आता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोअर सबऑर्डिनेट कमीशन वगैरह वगैरह, क्योंकि वो नोटिफाई होता है, उनका नाम गजट में नाम होता है कि ये लोग सेलेक्ट हुए। आपकी यूनिवर्सिटी चाहे हमारी यूनिवर्सिटी, कभी गजट में हम लोग का नाम नहीं होता है कि इस रिक्रूटमेंट से ये लोग असिस्टेंट और एसोसिएट और प्रोफेसर अपॉइंट हुए। तो वी हैव लेस पावर, लेकिन एक जनमानस में जो लोग चेक करते करते, अच्छा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, लाओ इसका भी अटेस्टेशन मान लेते हैं। मानना नहीं चाहिए लीगली, लेकिन चलिए अब तो जमाना सेल्फ अटेस्टेशन का है, ये सब बात ही खत्म है। तो ये पब्लिक सर्वेंट हैं। अगर गवर्नमेंट इंस्पेक्टर जाता है आपकी फैक्ट्री में और वो अपनी लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए जो उसकी ड्यूटीज हैं वो कुछ मांगता है, कुछ करता है, तो आपको वो प्रोवाइड करना होगा, अदरवाइज आप सेक्शन 21 में मुकदमे में जा सकते हैं। चलिए अब ऐसे ही कुछ केस ला है और इसी से रिलेटेड इसी सेक्शन में मैं कवर करना चाहता हूं, जो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, व्हाट आई सेड कि मे बी प्रेस्क्राइब्ड को भी उन्होंने डिफाइन कर दिया है, और चूंकि यहाँ नहीं लिखा क्योंकि कॉपी पेस्ट का सवाल था, तो देखिए सेक्शन 33(3)(H) बड़ा साफ है, बहुत डिप्लोमेटिक है, बहुत डिप्लोमेटिक है। पढ़िए इसको, पढ़ते हैं क्या कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22, 23, 24, 25। अब ये सेक्शन चैप्टर 4A में नहीं है। चैप्टर 4A में जो एएसयू के लिए इंट्रोड्यूस किया गया वो सिर्फ सेक्शन 33 है, लेकिन यहाँ देखिए ये कहते हैं सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24 एंड 25। पढ़ते हैं इसको। The provisions of the section 22, 23, 24 and 25 and the rules, if any made thereunder, shall, so far as may be,
apply in relation to inspector and a government analyst appointed under this chapter. Chapter means this chapter, chapter 4th, as they apply in relation to the inspector and a government analyst appointed under chapter 4th, this chapter, subject to the modification that the references to the drug in the said section shall be constructed as reference to the Ayurvedic, Siddha or Unani drugs. कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे इसमें कामा फुल स्टॉप है, ढेर सारे कामा है, और एक कामा लग जाता है तो अर्थ ही बदल जाता है पूरा। तो इसको फिर से देखिए, फिर से पढ़िए। The provisions of the section 22, 23, 24 and 25 and the rules, comma, if any made thereunder shall, comma, so far as may be, comma, apply in relation to an inspector and a government analyst appointed under this chapter as they apply in relation to an inspector and a government analyst appointed under chapter 4th, comma, subject to the modification that the reference of the drug in the said section shall be constructed as reference to the Ayurvedic, Siddha and Unani drug. वाह, क्या शानदार चीज। ये कह रहे हैं कि सेक्शन 22, 23, 24, 25 में जो भी इंस्पेक्टर साहब के और गवर्नमेंट एनालिस्ट के ड्यूटी और पावर्स दिए गए हैं उस चैप्टर में, जहां ये सेक्शन है, वो सारे के सारे चैप्टर 4th में जो अपॉइंटेड एनालिस्ट और गवर्नमेंट इंस्पेक्टर साहब हैं वो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस यही है कि जहां जहां सेक्शन 22 में ड्रग लिखा हुआ है वहां वहां ये एएसयू समझें, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी ड्रग समझें। अब आ जाइए जरा सेक्शन 22 क्या कहता है। और हाँ, सेक्शन 22 ये शुरुआत होती है पावर ऑफ इंस्पेक्टर से, और ये पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स जो लिखे गए हैं ये सेक्शन 22 में, ये जो जस्ट ए मिनट, सेक्शन 22 आता है, हाँ जी, सेक्शन 22 आता है चैप्टर 4th में, और चैप्टर 4th के जो सेक्शन 22 में पावर ऑफ, और हम लोग 4th ए में आते हैं। पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 एंड एनी अदर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ एज इंस्पेक्टर में विद इन द लोकल लिमिट्स, जो उसका एरिया है, द फॉर विच इट इज ही इज अपॉइंटेड। अपने एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जा सकता। क्या करेगा? इंस्पेक्ट ए any premises wherein any drug or cosmetic is being manufactured and the means employed for sterilizing and testing the drug or cosmetics। देखिए अब कॉस्मेटिक्स तो हट गया है, कॉस्मेटिक रूल अभी एक्ट में तो चल रहा है, लेकिन कॉस्मेटिक रूल 2020 बन चुका है। क्या है इंस्पेक्टर साहब का काम कि किसी भी अपनी एरिया में, ध्यान रखिएगा, अगर वो एरिया उनकी क्या है, बंगलौर है तो मंगलौर में नहीं जा सकते, कोचीन है तो वो त्रिवेंद्रम में नहीं जा सकते, तो सबकी एरिया बटी हुई है। तो एनी प्रीमाइसेस वेयर एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड द मींस एम्प्लॉयड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग टेस्टिंग द ड्रग और कॉस्मेटिक। इंस्पेक्टर साहब जा करके आपकी फैक्ट्री में बैठ करके देख सकते हैं कि आप किस तरीके से अपनी ड्रग को स्टरलाइजेशन के मेथड्स फॉलो कर रहे हैं और वहाँ पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो देख सकते हैं। और मज़ेदार बात तो ये है कि मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। कहीं कहीं तो किसी राज्य में एक ही इंस्पेक्टर है और पूरा राज्य जो है वो यूरोप के एक देश से बड़ा होता है और इंस्पेक्टर एक ही है। आगे चलते हैं। एनी प्रीमाइसेस वेयर in any drug or cosmetic or being sold or stocked or exhibited or offered for sale or the distributed। याद करिए मेरे पिछले सेशंस को जिसमें मैं कह रहा था कि कहीं भी मेला लग जाता है, कहीं भी ठेला लग जाता है, कहीं भी
पान की दुकान आ जाती है, कहीं भी फैब इंडिया आ जाती है और कुछ भी बिकने लगता है आयुर्वेद के नाम पर, तो वहाँ जा करके जो चेक कर सकते हैं उनका नाम है गवर्नमेंट इंस्पेक्टर। अब आप आपकी एरिया में गवर्नमेंट इंस्पेक्टर साहब कौन हैं और वो कभी इन जगहों पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, वेदर ही इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज और नॉट इन हिज पर्टिकुलर एरिया, दिस इज द कंसर्न। Any premises where in any drug or cosmetic is being sold or stocked or exhibited or offered for sale or distributed, take samples of any drug or cosmetic। इसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है सैंपल लेने का भी, और वहाँ शेड्यूल में इसके सब फॉर्म बने हुए हैं, वहाँ तक आएंगे तो उस पर बात करेंगे। which is being manufactured or being sold or stocked, दुकान से भी, जहाँ बन रहा है वहाँ से भी, और एग्जीक्यूटेड ऑफर्ड फॉर सेल और बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपने आज तक क्या सुना है कि किसी आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर कोई इंस्पेक्टर साहब गए हों और वो जो दवाइयाँ स्पूरियस या कोई भी दवा जो बेच रहे हों उसका कोई सैंपल लिया है? सुना हो तो मुझे भी बताइएगा। मेरा फ़ोन नंबर भी आपके पास है, ईमेल आईडी भी है, यूट्यूब पर भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपने सुना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे प्रसन्नता होगी। From any person who is in the course of conveying, delivering or preparing to deliver such drug or cosmetic to purchaser or a consignee। देखिए ये यहाँ तक बढ़ा हुआ है कि अगर आप कैरी कर रहे हैं तो भी इंस्पेक्टर साहब आपको रोक करके पूछताछ कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, बीच वाले आदमी से भी जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने तो इतनी अच्छी व्यवस्था बना ही दी है, लेकिन सवाल ये है कि हम और आप कितने जागरूक हैं और इस बारे में कितनी देर। अरे कोई अगर कोई भी एक सिरप आयुर्वेद का स्पूरियस या कोई भी दवा बना करके ले जा करके किसी दुकान पर पहुंचा रहा है, किसी भी दुकान पर पहुंचा रहा है, किसी भी तरीके की दुकान पर पहुंचा रहा है, क्योंकि यहाँ तो आयुर्वेद की दुकान पर ही देना अनिवार्य नहीं है, कहीं भी आप बेच सकते हैं, तो उस व्यक्ति को भी इंस्पेक्टर जो है एनालाइज कर सकता है, उस व्यक्ति को भी इंस्पेक्टर पकड़ सकता है अपने एरिया में, उसके ऊपर मुकदमा कर सकता है। तो इतने सारे प्रोविजंस तो हैं हमारे पास। At all reasonable times with such assistance if any or as he considers necessary, such any person who has reason to believe has secreted about his person any drug or cosmetic in his respect of which an offense under the chapter has been or is being committed। पावर सुन लीजिए कितनी है इंस्पेक्टर साहब की। Any person who has reason to believe, उसको विश्वास है कि नहीं ये गलत काम कर रहा है, कुछ छुपा रहा है, has secreted about his person or any drug or cosmetic, व्यक्ति को छुपा रहा है, दवाई छुपा रहा है, कॉस्मेटिक छुपा रहा है, वो उसको पूछताछ करके उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। Enter and search any place in which he has reason to believe that an offense under the chapter has been being made or being committed। और अगर आप उसको रोकेंगे तो आईपीसी की धारा 251 आपके 21 आईपीसी की लग जाएगी। Examine any record, register, document or any other material object found। इंस्पेक्टर साहब आपके कोई भी रिकॉर्ड, रजिस्टर, सब कुछ चेक कर सकते हैं। Require any person to produce any record, register or other document related to the manufacture for sale or for distribution। मतलब ये है कि इंस्पेक्टर साहब के पास अथाह पावर है, और अगर वो जान करना चाहते हैं, वो सुधार के दृष्टिकोण में आना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं। और सेक्शन 22 और 23, 24, 25 ये लंबा है और इस पर आप पढ़ें, और अगर आप कहेंगे तो हम भी आपसे चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कॉपी पेस्ट के चलते चैप्टर 4A में बस इन्होंने कह दिया कि सेक्शन 22, 23, 24, 25 जो चैप्टर 4 का है वो पूरा का पूरा लागू होगा, सिर्फ ड्रग की जगह पर एएसयू ड्रग किया जाएगा। अब सरकार ने तो इतनी अच्छी व्यवस्था बना दी, जैसे हमारे एनसीआईएसएम ने इतनी अच्छी व्यवस्था बना दी, नोटिफाई कर दिया, यूजी सिलेबस, पीजी सिलेबस, सब कुछ। उसके पहले सीसीआईएम भी करती रहती थी और ढेर सारे प्रोविजंस लगा दिए, यहाँ भी ढेर सारे प्रोविजंस लगा दिए गए, बना दिए गए। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद को और आपको जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ कि हम लोग जो
किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट बॉडीज से जुड़े हुए हैं, चाहे ऑटोनॉमस हो चाहे प्योर गवर्नमेंट हो। हम कितना अवेयर कर रहे हैं लोगों को, कितना लोग जानते हैं इन बातों को, कितने लोगों को जब वो परेशान होते हैं किसी भी दवा से, तो अभी आप आज एक होमवर्क कर लीजिए, अपने अपने स्टेट के गवर्नमेंट इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट का नाम पता करिए, कितने हैं ये भी देखिए। किसी प्रदेश में 5 इंस्पेक्टर हैं, किसी प्रदेश में 6 है, किसी में 1 ही है, तो जरा इसको पता करिए। आप टीचर्स अगर हमारी बात सुन रहे हो तो, आप रेगुलेटर्स हमारी बात सुन रहे हो तो, और देखिए कि वो लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी कंपनियों पर उन्होंने ये सेक्शन 22 और 23, 24, 25 में काम किया है। इसका एक डाटा बना दिया जाए कि कहाँ कहाँ कितने हैं, आप खुद बना लीजिए और इसको पब्लिश करिए। देखिए कितना हंगामा मचेगा शहर में। हंगामा है क्यों बरपा, वो गजल याद कर लीजिएगा, किसकी थी वो, देखिए अब यही सब भूल रहे हैं। बड़े मशहूर शायर हुए हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। तो चलिए याद आ जाएगा तो बताऊंगा। तो बस हंगामा क्यों है बरपा, ये अगर आप इस पर एक रिव्यू पेपर लिख दें कि किस राज्य में क्या हालत है गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स की और एनालिस्ट की, और वो अपने सेक्शंस में दिए गए कितने काम कर रहे हैं, तो आयुर्वेद की स्थिति बिल्कुल लाइए लाइए लाइए, हम देख के बता देते हैं। गुलाम अली, नाम मुझे भूल रहा था, गुलाम अली की बड़ी फेमस गजल है ये। और चलिए तो हम लोग भी थोड़ा हंगामा बरपाएं, क्योंकि अपने आप को अगर सुधारना है तो हंगामा बरपाना होगा। तो मित्रों, आज के इस सेशन में रूल द रेगुलेशन के इतना ही, फिर आगे के सेक्शंस पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अभिवादन। प्रश्नों का इंतजार, प्रश्न अवश्य करिए। अच्छे प्रश्न आपके आ रहे हैं, अच्छे फोन आपके आ रहे हैं, इस सब के लिए साधुवाद, आभार, धन्यवाद।